वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको व्रत से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो व्रत क्या होता है? व्रत में आपको एक मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति अगर गोल चक्कर लगाता है तो गोल चक्कर इस तरीके से लगाएगा। गोल चक्कर में आपका उस गोल चक्कर का एक सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंटर पॉइंट को ओ से इंडिकेट करते हैं और उस जहाँ आपने जितने हिस्से में बाउंड्री आपने बनाई है गोल गोल राउंड में, तो उसकी डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस होती है। तो व्रत में क्या होता है? व्रत में एक सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक की जो दूरी होती है वो आपकी रेडियस कहलाती है। तो यानी कि ओडी की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी। और इसकी बाउंड्री को क्या कहते हैं? इसकी बाउंड्री को हम सर्क्यूमफ्रेंस कहते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस सर्क्यूमफ्रेंस होता है। आपने पढ़ा होगा सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है। मतलब एक उस तरीके सर्क्यूमफ्रेंस जो होती है उस सर्किल की बाउंड्री होती है। तो आपने सर्किल की बाउंड्री निकाली होगी 2 पाई आर से, 2 पाई आर से निकाला होगा। और सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और जिसमें आर जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है। या हम इसको कह सकते हैं डायामीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो ये होता है सर्किल के बारे में इतने पॉइंट। सर्किल के बारे में ये चीज़ बातें होती हैं। सर्किल में एक सर्क्यूमफ्रेंस होता है। सर्क्यूमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है, जिसमें एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। और डायमीटर, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। अब बात आती है यहाँ पे व्रत के बारे में। ये पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है व्रत का अंता और बाहरी भाग। व्रत का अंता भाग क्या होता है, बाहरी भाग क्या होता है? मतलब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल। सर्किल का इंटीरियर पार्ट क्या होता है, सर्किल का एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है। मान लेते हैं ये सर्किल है सेकंड। सर्किल में सर्किल के किसी भी सर्किल के अंदर कहीं भी आपका ये जो पॉइंट है अंदर वाले भाग को हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। और सर्किल के बाहर अगर हम पॉइंट बनाते हैं, ये सर्किल का एक्सटीरियर भाग होता है। सर्किल के अंदर वाला जो भाग होता है वो इंटीरियर होता है और सर्किल के बाहर वाला जो भाग होता है वो एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर और सर्किल का वो बाहरी भाग होता है और सर्किल के अंदर वाले हिस्से को हम इंटीरियर भाग कहते हैं। यानी कि इंटीरियर व्रत का अंतर और बाहरी भाग होता है। तो बस अगर सर्किल के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है वो सर्किल का इंटीरियर भाग है। और रेडियस जो होता है सर्किल सेंटर से बाउंड्री तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होता है। तो रेडियस भी जो होती है वो भी रेडियस, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट आपने यहाँ पे पी डाला तो ओपी, ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट जो है वो, तो ये जो पी पॉइंट है ये ओपी की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से क्या होगी, छोटी होगी। और बाहर एक पॉइंट हम क्यू ले लेते हैं, तो ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से बड़ी होगी। तो अगर कोई पॉइंट आपने बाहर लिया है तो उसकी अगर रेडियस की मतलब उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी होगी। अगर रेडियस से बड़ी है तो समझ लीजिए वो एक्सटीरियर भाग हो गया और एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। अगर वो सेंटर से अगर सर्किल के अंदर है, रेडियस से कम है, सेंटर से अगर उस पॉइंट तक की दूरी लेंगे, उस पॉइंट तक की दूरी जो है अगर रेडियस से कम है तो सर्किल का इंटीरियर पॉइंट होता है। तो बस इसमें क्या है, सर्किल के अंदर वाले भाग को इंटीरियर पार्ट कह सकते हैं और सर्किल के बाहरी वाले भाग को एक्सटीरियर पार्ट कह सकते हैं। तो इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में बताया गया। अब बात आती गोल चक्रिका। गोल चक्रिका बिल्कुल एक गोल होता है पूरी तरीके से। इसके अंदर इसके अंदर जितने भी स्थित बिंदु होते हैं, स्थित बिंदु के जो समुच्चय होते हैं, स्थित बिंदु के जो सारे जो समुच्चय हैं, और इसका एक सेंटर पॉइंट ओ होता है और जिसमें एक रेडियस होता है, जिसमें एक रेडियस होता है। इसके अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पूरा जो अंदर वाला भाग जो होता है वो आपका सर्कुलर
डिस्क कहलाता है, यानी कि गोल चक्रिका। तो ये पूरा अंदर वाला भाग जो होता है टोटल पूरा आपका गोल चक्रिका कहलाता है। तो जिसमें एक केंद्र होता है और जिसमें एक रेडियस होता है, और इनके समुच्चय को ही हम गोल चक्रिका कहते हैं। यानी कि स्थित बिंदु के जो समुच्चय बन रहा है तो उसको हम गोल चक्रिका से इंडिकेट करते हैं। तो अंदर मतलब सर्किल के अंदर वाले जो भाग है उसको हम गोल चक्रिका से इंडिकेट करते हैं। और संकेंद्री वृत्त क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होता है? यानी कि जब वृत्त में अगर एक से ज़्यादा वृत्त हो, एक से ज़्यादा वृत्त हो, और यहाँ पे वृत्त दो हैं, यहाँ पे वृत्त जो है पहला जो वृत्त है I1 है, दूसरा वृत्त जो है I2 है। जब एक से ज़्यादा वृत्त होते हैं और उन वृत्तों के जो केंद्र हो वो एक ही हो, यानी कि एक से ज़्यादा वृत्तों का केंद्र जो होगा वो एक ही अगर होगा, तो ऐसे तो बाहरी वृत्त की जो रेडियस होगी वो आर हो गई, और भीतरी वृत्त की जो रेडियस है वो आर स्मॉल आर हो गई। तो क्या कहता है, जब एक से ज़्यादा अगर वृत्त हो और उनका केंद्र केवल फिक्स हो, यानी कि कई वृत्तों का केंद्र केवल एक ही हो, तो इस टाइप के वृत्त को हम कहते हैं संकेंद्री वृत्त, जिसका सेंटर पॉइंट केवल एक ही हो। तो समझ जाइएगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कहलाएगा। आर्क ऑफ ए सर्किल, वृत्त का चाप। और वृत्त का चाप क्या होता है? वृत्त के चाप में वृत्त के चाप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप होता है। तो लघु चाप को माइनर आर्क कहते हैं, और दीर्घ चाप को मेजर आर्क कहते हैं। अब बात आती लघु चाप क्या होता है और दीर्घ चाप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त दिया हो जिसमें सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ से ये एक बिंदु है P, वृत्त के ऊपर एक बिंदु हमने ले लिया P, बाउंड्री पे, वृत्त की बाउंड्री पे हमने एक बिंदु P ले लिया और ये बिंदु Q ले लिया। अब बात आती है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये जो चल रहा है, ये इस वाले हिस्से को यहाँ पे पॉइंट हमने P और Q के बीच में एक X पॉइंट ले लिया, और इस P और इस ऊपर वाले हिस्से में हमने Y पॉइंट ले लिया। अब बात आती है कि लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है। अगर हम P से Q ले, PXQ, जब हम PXQ लेंगे, PXQ 3 पॉइंट लेते हैं इधर से, जब हम इधर से लेते हैं PXQ, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है वो आपका क्या कहलाएगा, लघु चाप, मतलब माइनर आर्क। लघु चाप को यानी कि चाप को इंडिकेट इस तरीके से करते हैं, ये चाप वाला सिंबल होता है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं चाप PXQ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं PXQ, ये सिंबल लगा के दिखा सकते हैं। तो इस चाप को हम कहते हैं लघु चाप। तो ये लघु चाप हो गई। लेकिन अब बात आती है जब हम PYQ, तो ये वाले चाप को हम कहते हैं दीर्घ चाप। तो यानी कि यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आएगा तो वो आपका बड़ा वाला चाप होगा, यानी कि बड़े वाले चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। और छोटे वाले PXQ तक का ये आपका लघु चाप कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लघु चाप और यहाँ से यहाँ तक का आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। तो दीर्घ चाप को मेजर आर्क कहते हैं और लघु चाप को माइनर आर्क इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरीके से चाप के बारे में ये हुआ। तो लघु चाप क्या होता है, चाप में दो हिस्से हो, चाप के दो भाग होते हैं, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप। छोटे वाले भाग को हम लघु चाप कहते हैं और बड़े वाले हिस्से को हम दीर्घ चाप कहते हैं। अब बात आती है छठवां पॉइंट में क्या हो रहा है, दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा क्या होता है। दक्षिणावर्त दिशा ये होती है अगर सर्किल का ये पोर्शन है, जब P और Q, ये P से Q जब आपका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, जब डायरेक्शन आपका P
पी एक्स क्यू, जब आपका P से X, X से Q, जब आपका मोशन जब है इस तरीके से होगा, घड़ी के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि आपका जो घड़ी के जो मोशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में हो रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो पी एक्स क्यू ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जब आपका ऐसे दिखाए तो इस तरीके से क्यू एक्स पी, तो क्यू एक्स पी, जब क्यू एक्स पी मूव करे यानी कि घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने को कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो घड़ी के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो कहेंगे क्लॉकवाइज, और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे या काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त दिशा और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त दिशा कहते हैं। तो वामावर्त दिशा जो होती घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और दक्षिणावर्त दिशा जो होती घड़ी के डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसे हम क्लॉकवाइज से इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, सिंपल सा सीधा सा इसको ऐसे दिखा सकते हैं, पी एक्स क्यू, ये आपका क्या, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये आपका क्लॉकवाइज हुआ। और ये वाला जो है क्यू एक्स पी, क्यू एक्स पी का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब सातवां पॉइंट ये कहता है वृत्त की जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा, जीवा को हम कोर्ड कहते हैं, कोर्ड ऑफ ए सर्किल। कॉर्ड ऑफ ए सर्किल क्या होता है, सर्किल का कोड क्या होता है, सर्किल का कोड ये होता है वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी कि एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, अब इन दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो ये वृत्त की जीवा कहलाती है। पी क्यू जो रेखाखंड है वो एक वृत्त की जीवा है। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने से जो जीवा बनती है वो आपका ये पी क्यू हो सकता है, वृत्त की जीवा। अगर वृत्त की जीवा केंद्र से जाए, सेंटर से, यानी कि एम एन, तो इसमें क्या होता है, जीवा जो सबसे लंबी जो जीवा होती है, जीवा जो होती है वृत्त के केंद्र से अगर जा रही है तो उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, लंबी जीवा बोल सकते हैं। यानी कि अगर वृत्त का व्यास ही उस वृत्त की लंबी जीवा होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगर वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त की लंबी जीवा होती है, और वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो जीवा ही होती है। तो पी क्यू बोले, पी क्यू एक जीवा है और एम एन एक जीवा है। एम एन वृत्त का व्यास जीवा हो सकता है लेकिन जीवा जो है व्यास नहीं हो सकती, व्यास जीवा हो सकता है लेकिन जीवा जो है व्यास नहीं हो सकती। तो वृत्त का व्यास जीवा हो सकता है जिसे हम कहते हैं कोड। तो कोड जो है आपका वृत्त का डायामीटर जो होता है वो लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट हो गया, दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होती है वो आपकी जीवा ही होती है। अब बात आती आठवां पॉइंट है वृत्त का व्यास। अब बात आती वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जो होता है, अगर वृत्त के केंद्र से अगर कोई भी रेखा जा रही है, वृत्त के केंद्र से, यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त के अंदर अनेक व्यास होते हैं। वृत्त का व्यास इधर से भी हो सकता है, वृत्त का व्यास इधर से भी हो सकता है, वृत्त का व्यास इधर से भी हो सकता है, वृत्त का व्यास इधर से भी हो सकता है। यानी कि एक वृत्त में एक से ज़्यादा व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में एक से ज़्यादा व्यास हो सकते हैं। बस शर्तें क्या है, वो जो वृत्त का व्यास जो है सारे केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो केंद्र से होकर जाएगा तो कोई भी रेखा वृत्त के केंद्र से अगर होकर जा रही है तो वो जो रेखा है वो वृत्त का व्यास होगा, और उस वृत्त में वृत्त के अनेक व्यास होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, वृत्त के अनेक व्यास होते हैं, और व्यास जो होता है वो रेडियस का डबल होता है।
व्यास जो होता है डायामीटर, व्यास को हम डायामीटर कहते हैं, और डायामीटर जो होता है रेडियस का जस्ट डबल होता है। ये हो गया आपका। वृत्त के अनेक व्यास भी होते हैं। और अर्धवृत्त क्या होता है? सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है? वृत्त का व्यास ही वृत्त को दो भागों में बांटता है। यानी कि वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है। वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त के दो भागों में बांटता है। तो कहने का मतलब दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है। तो ऐसे जब दो बराबर भागों में बांटता है तो आधे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्किल। सेमी सर्किल। तो ये जो आधा वाला हिस्सा होता है वो सेमी सर्किल में बढ़ जाता है। तो वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त को दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। यानी कि दो बराबर हिस्से जो होते हैं वो सेमी सर्किल ही होता है। तो उस वृत्त का सेमी सर्किल कहलाता है। वृत्त का आधे भाग को ही हम सेमी सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वृत्तखंड क्या होता है? इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये है वृत्त का व्यास और सेमी। इसको हम कह सकते हैं चाप। चाप भी कह सकते हैं। यहाँ पे चाप जो है वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त के दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे चाप जो होगा बराबर हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं एम एक्स एन और एम वाई एन। तो ये जो चाप है, वृत्त का व्यास अगर है तो ये वाला जो चाप होता है दोनों बराबर होते हैं। वृत्त का व्यास जो होता है दो बराबर चापों में बांटता है। ये भी हम कह सकते हैं वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो सेमी सर्किल में बांटता है। या हम इसके ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त का व्यास जो होता है दो बराबर चापों में बांटता है। अगर हम चाप एम एक्स एन लिखें या चाप एम एक्स एन, चाप एम वाई एन, तो कहने का मतलब दो चापों में बढ़ जाता है। तो पहला चाप आपका ये हो जाता है, दूसरा चाप आपका ये वाला हो जाता है। तो दो बराबर चाप हो जाते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं एम एक्स एन, चाप एम एक्स एन इज इक्वल टू एम वाई एन। तो जब चाप वृत्त के अंदर दो चाप अगर आपस में बराबर हैं तो समझ जाइए वो वृत्त जो है सेमी सर्किल में बटा हुआ है। 10वां पॉइंट, वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड को हम सेगमेंट ऑफ सर्किल कह सकते हैं। वृत्तखंड के दो भाग होते हैं, एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो लघु वृत्तखंड को माइनर सेगमेंट कहते हैं और दीर्घ वृत्तखंड को मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब बात आती है ये वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने से, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने से और वो जो रेखा है केंद्र से अगर नहीं जा रही है, केंद्र से रेखा अगर नहीं जा रही है यानी कि P और Q वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनी है ये एक कोड है। क्या है? कोड। PQ एक कोड है। क्या है? PQ एक कोड है। तो जिसमें इधर वाला जो हिस्सा होता है PQ के नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? वृत्त का लघु वृत्तखंड। इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट कहते हैं। और इधर वाले भाग को हम कहते हैं, इधर वाले भाग को मेजर सेगमेंट कहते हैं। मेजर सेगमेंट यानी कि वृत्त के छोटे वाले हिस्से को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, वृत्त के बड़े वाले हिस्से को कहते हैं मेजर सेगमेंट। अगर जीवा दो भागों में अगर बांट रहा है तो छोटे वाले भाग को माइनर सेगमेंट कहेंगे, बड़े वाले भाग को मेजर सेगमेंट कहेंगे हम। ये हो गया। तो बस यही पे है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो माइनर सेगमेंट को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड और मेजर सेगमेंट को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो बस इसमें यही बताना है, वृत्त के बड़े वाले हिस्से को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट और वृत्त के छोटे वाले हिस्से को कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो वृत्त से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट हैं जो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।